नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड घटना चक्र 2026 का पूर्वावलोकन हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें भी जो है ये डिस्क्रिप्शन पॉइंट जो होता है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। एमसीक्यूज़ के आधार पे ही जो है हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और उसी को हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है कि करंट डेंसिटी क्या है। व्हाट इज़ द करंट डेंसिटी हियर। एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो है इसके बाद आंसर दिया हुआ है डायमेंशनलेस होता है और नन ऑफ द अबव। 2023 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है। तो जो इलेक्ट्रिकल जो है करंट होता है वो हमारा बी ऑप्शन है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें जो है हमारा डायरेक्शन भी होता है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट क्रॉस एरिया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब जो है जितना इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर रहा है एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और इसका यूनिट होता है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का जो है यूनिट क्या है, तो MLT है यहाँ पर। MLT का मतलब यहाँ पर देखिए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है या रिलेटिव परमिटिविटी जो है इज द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो विद द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ये हमको बताता है कि किसी मटेरियल में हम कितना इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर पाए, उसका एक कैपेबिलिटी बताता है, उसकी एबिलिटी बताता है। और इसका डायमेंशनल क्वांटिटी जो है ए के रूप में दिखाया जाता है, ML। फिर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास m kg का इलेक्ट्रॉन है और चार्ज E कूलम ट्रेवल जो है फ्रॉम रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। तो फाइनल एनर्जी जूल में क्या होगी, तो आंसर दिया हुआ है EV। तो अब पार्टिकल विथ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, अगर Q इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में माना जाए और ये पोटेंशियल डिफरेंस V के थ्रू जो है वो पास होता है, तो यहाँ पर जो है V गेन होगा एज ए एनर्जी E इक्वल टू QV। और इसको जो है ये इस फार्मूले की तरफ से अगर ड्राइव करेंगे तो हमको EV जूल आएगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसको हम समझते हैं, डे टू डे यूज में भी हमको ये काम आता है कि एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 घंटे तक उसको चलाते हैं। जैसे नॉर्मली हम घरों पे क्या है 9 वाट का बल्ब जो है, जो हमारा LED लैंप वगैरह होता है 9 वाट का होता है। हम 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे जलाते हैं और इलेक्ट्रिक जो है पर 5 रुपये पर यूनिट है, तो हमारा कितना खर्चा आएगा। समझिए कि एक यूनिट जो होता है वो यूनिट 1000 वाट के बराबर होता है, या इसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट एक घंटे में जो अगर खपत होता है तो हम उसको एक यूनिट बोलते हैं। तो इस यूनिट को 100 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब को 10 घंटे हम जलाते हैं, तो इसको हमको लाना है 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। 10 घंटे जलाएंगे तो 100 वाट जो है हो जाएगा हमारा 1000 वाट यहाँ पे हो जाएगा। 1000 वाट मतलब एक यूनिट हो जाएगा और एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपये दिया हुआ है, तो आंसर इसका 5 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न 10 आवर्स तो एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी, तो यहाँ पर 1 यूनिट होगा। ये क्वेश्चन 1996 बीपीएससी में पूछा है और सेम यही क्वेश्चन जो है 2012 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा हुआ है। एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर हम इसको बोलते हैं, एक यूनिट। इसको ये भी बोला जा सकता है 1000 वाट, और यही हमारा यूनिट होता है। 15 बल्ब्स ईच ऑफ द 2000 वाट कैपेसिटी इन ए सिल्कियारा टनल आर इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूसली फॉर द 24 आवर्स, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। अब 15 बल्ब है 200 वाट, तो 15 × 200 ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ये हमारा 3000 जो है वाट आ जाएगा। 15 बल्ब जो है अगर 200 वाट के हैं तो 3000 वाट आएगा, और 24 घंटे है तो इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 72,000 आ रहा है। मतलब जो है यहाँ पे 72 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा कि क्योंकि 72,000 वाट जो है हमारा कंजम्पशन हुआ है। फिर 5 बल्ब्स, ये सेम उसी टाइप का कैलकुलेशन है। 5 बल्ब्स जो है 100 वाट कैपेसिटी के हैं इन ए टनल इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूसली फॉर द 20 आवर्स। 20 घंटे 5 बल्ब 100 वाट, तो 5 बल्ब का मतलब जो है 500 वाट हो गया, और 20 घंटे मतलब जो है 10,000 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये 10 यूनिट हो गया। 10,000 का मतलब 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वैल्यू ऑफ किलोवाट आवर अगर इसको जो है जूल में कन्वर्ट किया जाए तो 3.6 × 10⁶ जूल आता है। अगर इसका कैलकुलेशन देखा जाए तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि 1000 जूल पर सेकेंड होता है, और फिर इसको फिर जो है इंटू 36,000 सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 36 × 10⁵ और आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶। ये आपको याद कर लेना है कि 1 किलोवाट आवर को अगर हम जो है 3 जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है।
फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 100 वाट का, 4 घंटा यूज करते हैं तो कितना जो है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है, तो 100 मतलब 400 वाट हो गया, 400 वाट मतलब 0.4 यूनिट हो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द, ऑप्शन है वाट, वोल्टेज, ओम, ओम जो है रेजिस्टेंस के लिए होता है, एम्पियर करंट के लिए होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, वाट में है जो है हम इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बिल जो है हमारा आता है कितना वाट, 1000 वाट का मतलब हो गया हमारा 1 यूनिट, और उतना ही कंजम्पशन के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ यू यूज 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब 5 आवर एवरी डे फॉर द 30 डेज। फिर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 9। इसको आप बहुत सिंपल है, 2-3 बार आप समझेंगे तो इसको बहुत ईजिली कर लेंगे। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इन होम इन 250 यूनिट पर 250 यूनिट में अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमको कितना जो है पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो हमारा कंजम्पशन क्या था 3.6 × 10⁶ जूल था हमारा 1 यूनिट के लिए। तो 250 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 × 10⁸ जूल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पावर जो है वो डिनोट नहीं करता है। आंसर है इसका IR²। ये जो फार्मूला दिया हुआ है, पहले तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो जो हमारा यूनिट होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रिक वर्क जितना किया जाता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना कंज्यूम होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम वाट के रूप में मेजर करते हैं। और सिंपल ओहमिक मतलब रेजिस्टेंस सर्किट के अंतर्गत अगर इस फार्मूला को डिराइव किया जाए इलेक्ट्रिक पावर का, तो P = V × I होता है। V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, I जो है वो करंट है, और R जो है रेजिस्टेंस है। तो ओम्स के लाभ के हिसाब से जो V = IR होता है। तो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं तो हमको जो है अमंग द गिवन ऑप्शन IR² जैसे कि I × R² डज नॉट गिव द यूनिट ऑफ द वाट, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर करेक्टली। तो IR² जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट नहीं करता है। फिर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर के साथ जो है कनेक्ट किया गया है, करंट इसका जो है 0.5 एम्पियर है, तो पावर ऑफ बल्ब को क्या माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो V = IR था उस फार्मूले पे अगर हम डिवाइड करते हैं, या फिर यहाँ पे जो फार्मूला हमने निकाला था VIR P = VI, तो उसके आधार पे देखा जाए तो 110 वाट हमारा आंसर आएगा। आंसर हो गया 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर का रेजिस्टेंस जो है कैसे निकाला जाता है, तो R = VI। जैसे हमारा जो फार्मूला था ओम्स के लाभ के हिसाब से, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस को जब करंट से डिवाइड करते हैं तो हमको रेजिस्टेंस मिलता है। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमारा ये। फिर ऑफ द 2 बल्ब इन ए हाउस 1 ग्लोस ब्राइटर देन अदर। 2 बल्ब हैं, एक जो है बहुत ज़्यादा ब्राइटर है, दूसरा जो है कम ब्राइटर है। तो इसके कंटेक्स्ट में हम क्या समझा जा सकता है, तो इसका आंसर दिया हुआ है D। द डीम बल्ब हैज़ लार्जर रेजिस्टेंस। जो डीम लाइट होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वो जो है ज़्यादा ग्लो नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस जो है इसमें रोल प्ले करता है। जो बल्ब है उसके ग्लो के उसकी इंटेंसिटी जो है शाइनिंग जो ग्रोथनेस है ब्राइटनेस है उसको लेकर। यहाँ फार्मूला देखते हैं हम, द बल्ब विच डिकेस मोर एनर्जी विल जनरेट मोर ब्राइटनेस। तो जो है जिसकी जो ज़्यादा एनर्जी खाता है वो ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ब्राइटनेस जो है हमको दिखाता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, V = I। तो V = IR भी हम इसको जानते हैं, और इसी के फार्मूले के ड्राइव को देखा जाए तो बल्ब ऑफ हाई रेजिस्टेंस डिके लो एनर्जी एंड विल जनरेट डिम लाइट। और बाकी ऑप्शन को देखा जाए द ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, ये हमारा गलत हो गया। ब्राइटनेस जो है रेजिस्टेंस पे जो है डिपेंड करता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। बोथ द बल्ब्स हैव द सेम रेजिस्टेंस, अगर एक जो है ज़्यादा ब्राइटनेस है एक का कम ब्राइटनेस है तो सेम रेजिस्टेंस नहीं होगा। ब्राइट बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो दिखेगा नहीं हमको, मतलब उतना ब्राइटनेस दिखेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। और वही हमारा जो फ़ैन होता है, फ़ैन का स्पीड 1 2 3 4 5 हम जो एडजस्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमको यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को एक तरीके से एडजस्ट करते हैं। 1 का मतलब जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस, 5 का मतलब कम रेजिस्टेंस। ऑफ द 2 बल्ब्स इन ए हाउस 1 ग्लो ब्राइटर देन अदर विच ऑफ द 2 हैज लार्जर रेजिस्टेंस। तो फिर जैसे कि हमने पहले समझा कि डीम बल्ब के पास जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो जो धीमा जलता है। फिर यहाँ पे हाउ 2 आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट अ मैक्सिमम लाइट। 2 लाइट जो बल्ब को कैसे कनेक्ट किया जाए कि हमको मैक्सिमम लाइट मिले, तो इसको जो है आंसर दिया हुआ है इन केस 2 और मोर, मतलब जो है B दिया है इन केस 2 और मोर। तो बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो बल्ब्स इन द पैरेलल आर ब्राइटर देन बल्ब इन द सीरीज। जो पैरेलल में बल्ब कनेक्ट होते हैं वो जो है ज़्यादा ब्राइट होते हैं कंपेयर देन सीरीज। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रेजिस्टर 1.403 किलो ओम है। अगर 2 का टोटल रेजिस्टेंस सर्किट जिसमें कि 2 पैरेलल रेजिस्टर हैं उनका 1.403 किलो ओम रेजिस्टेंस है। इफ़ वन रजिस्टर इज़ 2.0 है अगर किलो ओम, तो दूसरा जो है द अदर रजिस्टर विल बी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में होता है तो
टोटल जो होता है वो जितना भी पैरेलल में रेजिस्टेंस के रूप में जुड़ा हुआ सीरीज है उसको हम जो है ऐड करते हैं तो हमको मिलता है। तो टोटल कितना है हमारा 1.403 है, और बाकी जो है एक का 2 दिया हुआ है तो दूसरे का हमको निकालना है। उस फार्मूला को ड्राइव करने के बाद हमारा 4.7 किलो ओम आ रहा है। ये फार्मूला याद रखना चाहिए कि जब हम जो है पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है जितने सीरीज में रजिस्टर जुड़े हुए हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 होता है तो हम जो है रेजिस्टेंस 3 होते हैं यहाँ पे, उन तीनों को ऐड करने के बाद हमको आर मिलता है। नेक्स्ट है वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर विथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग्स ऑफ द ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक कलर। तो व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, से उस रजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है। यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, और हमारा फार्मूला होता है वोल्टेज V इक्वल टू IR, ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर देता है और वोल्टेज देता है तो हम करंट निकाल सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस निकाला हुआ है 15 ओम का रेजिस्टेंस और 15 वोल्टेज ही हमारा, तो रेजिस्टेंस कितना करंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा C। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है। साइंस में जब तक ही हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें हम बस डिस्कशन से यहाँ समझते जाएंगे। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है। फिर अ डायनेमो विच इज सेड टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट एज ए। डायनेमो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो वो किस पे कार्य करता है, तो कन्वर्टर ऑफ द एनर्जी को कन्वर्ट करता है। एक्सप्लेनेशन में समझिए तो डायनेमो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट थ्रू द कम्यूटर के थ्रू जो है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। और बेसिकली ये डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल रोटेशन के माध्यम से जो है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फैराडेस लॉ को फॉलो करता है। फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ मैं कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है डायनेमो के द्वारा। मैकेनिकल रोटेशन को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्सन किया जाता है, फॉलो किया जाता है फैराडे लॉ के द्वारा, डायनेमो के द्वारा। कन्वर्टर ऑफ एनर्जी होता है, मैकेनिकल रोटेशन को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है, यानी एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है डायनेमो के द्वारा। फिर क्वेश्चन है डायनेमो एज ए डिवाइस जो है क्या कन्वर्ट करता है, तो ये भी है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो का इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में जो है डायरेक्ट करंट विद द यूज ऑफ कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। डायनेमो इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर टर्बाइन एंड डायनेमोस आर यूज्ड टू कन्वर्ट विच एनर्जी ऑफ टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी को। टर्बाइन यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारा स्टीम इंजन वगैरह होता है, हम जैसे पावर प्लांट वगैरह में, जो थर्मल पावर प्लांट में, विंड वगैरह में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वहाँ पे टरबाइन और चाहे डायनेमो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मोशन, और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो दिया हुआ है कि देयर इज नो हीट लॉस इज 50%, फिर जो है हीट लॉस इज 30% और हीट लॉस इज 80%। तो आंसर दिया हुआ है कि नो हीट लॉस, क्योंकि जब व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मोशन देयर इज नो हीट लॉस। इलेक्ट्रिक एनर्जी से मोशन में जब क्रिएशन होता है तो कोई हीट लॉस नहीं होता है। ये ऐसा जो है आंसर दिया हुआ है, BPSC 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मोशन में कन्वर्ट होता है तो कोई हीट लॉस नहीं होता है। फिर अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। घरों में भी चाहे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक मोटर जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बिजली से चलता है, उस इलेक्ट्रिक बिजली से मोटर चलता है और हम उससे मैकेनिकल वर्क करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि अगर हमारा मोटर चला करके पंप चला करके पानी चलाना होगा तो पानी चलाना और जो पंप चलना हमारा एक मैकेनिकल वर्क हुआ, लेकिन उसको पावर कहाँ से मिला, इलेक्ट्रिक मोटर से मिला है। तो ये हमारा आंसर। फिर एन इलेक्ट्रिक मोटर वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो क्या था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो कार्य करने वाला डिवाइस कौन सा है, तो डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। इसके एक्सप्लेनेशन को समझा जाए तो ये दोनों ऑप्शन सही यहाँ पे दिख रहा है। डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर जो है दोनों ऐसे डिवाइस हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करते हैं। डायनेमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वहीं इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करते हैं।
अ डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बैटरी जो है कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारा जो है HCl वगैरह H2SO4 वगैरह जो है केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, उस केमिकल के थ्रू जो है एनोड और कैथोड बनता है और बाद में उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन समझा जाए तो इलेक्ट्रिकल बैटरी जो है वो ऐसा डिवाइस है जिसके अंतर्गत जो है 2 और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा जो है जो ये कन्वर्ट करते हैं, जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी जो होता है, ये सेल्स के अंतर्गत केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, ये जो है इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। द डिफरेंस टाइप ऑफ बैटरी बट ऑल हैव 3 बेसिक कंपोनेंट। जो अलग अलग टाइप की बैटरी होती हैं लेकिन उनके जो बेसिक कंपोनेंट्स जो है बेसिकली एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स अ लो वोल्टेज टेंड टू बर्न आउट बिकॉज जब कोई इलेक्ट्रिक मोटर जो है लो वोल्टेज पे हम ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एटलीस्ट 220 वोल्टेज हमारा होना चाहिए, अगर कम वोल्टेज पे किसी इलेक्ट्रिक मोटर को ऑपरेट किया जाता है तो वो जल जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो दे ड्रा मोर करंट विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अगर वोल्टेज कम होगा तो उसको ज़्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा और इस कंडीशन में जो है वो हमारा जो है जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो जल जाता है। एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो लो वोल्टेज पे अगर ऑपरेट करते हैं तो बर्न हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा करंट जो है ज़्यादा पावर ड्रॉ करना पड़ता है, विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जो करंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज। फैराडे कांस्टेंट क्या बोलता है, ये क्या चीज़ है? BPSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। फैराडे क्या है? ये डिपेंड्स करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, ये नहीं दिया हुआ है। डिपेंड्स ऑन द करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नहीं। डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व, ये भी नहीं। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब इसको अगर समझा जाए तो फैराडे कांस्टेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो फैराडे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको F के थ्रू जो है डिनोट करते हैं और इसका जो साइंटिफिक जो है जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्हीं के नाम पे इसको दिया गया है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है 96485.332123 जो है कूलॉम पर मोल जो है इसमें आंसर दिया। फिर इस स्टेटमेंट को जो है कंसीडर करना है कि मोटर कार बैटरी के रूप में ये दिया हुआ है स्टेटमेंट कि द वोल्टेज जो है 12 वोल्टेज का होता है। यूजुअली जो है मोटर कार बैटरी 12 वोल्टेज का होता है। इलेक्ट्रोलाइट यूज, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, HCl का। फिर इलेक्ट्रोड्स आर लीड एंड कॉपर का होता है और कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन एम्पियर आवर के रूप में जो है इसकी कैपेसिटी को जो है डिनोट किया जाता है। तो मोटर कार बैटरी को जो है आंसर इसमें दिया है कि 1 और 4, तो कैपेसिटी उसकी एम्पियर आवर के रूप में जो है डिनोट किया जाता है और दूसरा जो वोल्टेज जो है 12 वोल्टेज के आसपास इसका होता है। मोटर कार बैटरी जो है 6 2 वोल्ट के सेल जो है कनेक्टेड होते हैं। तो 6 का मतलब 6 × 2 मतलब 12 वोल्टेज यहाँ पे हो गया। कैपेसिटी ऑफ बैटरी जो है यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है एम्पियर आवर में। जैसे हम घरों पे भी जो है बैटरी यूज करते हैं तो AH में, जैसे जो है हम अगर इन्वर्टर बैटरी अगर अपने घर पे लगाते हैं तो 200 AH, 150 AH, 160 AH की बैटरी हम यूज करते हैं तो वही हमारा एम्पियर आवर होता है। तो यूनिट क्या होता है बैटरी का? एम्पियर आवर होता है। एन एम्पियर आवर इज टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर व्हेन करंट और ऑफ 1 एम्पियर फ्लो फॉर द अनदर 1 आवर, जो है इसका ये एक्सप्लेनेशन है। फिर निकल कैडमियम बेस्ड जो बैटरी होता है उसमें क्या यूज किया जाता है? तो इसमें जो है कैलकुलेटर होता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस होता है, ट्रांजिस्टर होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर दिया हुआ। निकल कैडमियम बैटरी के बारे में अगर समझा जाए तो ये एक टाइप का रिचार्जेबल बैटरी होता है जिसके अंतर्गत निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मेटेलिक कैडमियम होता है एज ए इलेक्ट्रोड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसा कि हमने समझा कि जैसे एल्केलाइन वगैरह होता है, बैटरी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होते हैं, एल्कलाइजर होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है निकिल कैडमियम के बेस पे डेवलप बनते हैं। और चूँकि ये रिचार्जेबल बैटरी होता है इसलिए इसका यूज कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स फोन में, ट्रांजिस्टर में, पोर्टेबल पावर टूल्स में, फोटोग्राफी इक्विपमेंट, फ्लैशलाइट वगैरह में यूज किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग मेटल यूज इन फिलामेंट इन द लाइटिंग बल्ब। तो फिलामेंट के रूप में जो है किसका यूज किया जाता है? तो टंगस्टन का यूज किया जाता है। एक्चुअल में जो है हमारे जो पहले इनकैंडेसेंट लाइट वगैरह होता था तो उसमें जो है टंगस्टन टंगस्टन की कॉइल हुआ करती थी। क्यों यूज करते हैं? कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। टंगस्टन मेटल यूज एज ए फिलामेंट जो है लाइटिंग बल्ब में किया जाता था। इन 1781 में जो है कार्ल्स विल्हेम सीली और टॉर्मन्स बर्गमन ने सजेशन दिया कि ये पॉसिबल है कि एक नया मेटल जो है इसको ऐसा किया जाए कि जिसके चलते जो है
रिड्यूसिंग टंगस्टन एसिड के रूप में जो इसको रिड्यूस कर दिया जाए। 2 साल बाद जो है 1783 में जुआन जोस और फॉस्टो एल्यूहरा के द्वारा जो है फर्स्ट टू आइसोलेट टंगस्टन थ्रू द रिडक्शन ऑफ दिस एसिड विद द चारकोल। मतलब जो ये टंगस्टन एसिड रूप के में मिलता था हमको, तो उसका जो रिड्यूस करके जो है प्योर टंगस्टन जो है ड्रॉ किया गया। और इसको जो है फॉर द दिस रीजन दे आर क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट जो है टंगस्टन एलिमेंट का जो है डिस्कवरी अगर देखा जाए तो 1783 में साइंटिस्ट जुआन जोस और फास्टो एल्यूहरा के द्वारा किया गया था। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही जो टंगस्टन का एज ए फिलामेंट जो है लाइटिंग बल्ब में यूज किया जाता है। फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ द टंगस्टन। फिर एक ऑर्डिनरी लाइटिंग बल्ब हैज ए रेदर शॉर्ट लाइफ। बिकॉज शॉर्ट लाइफ क्यों होता है, तो टंगस्टन फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, बल्ब कैन नॉट बी एवेक्यूएटेड कम्प्लीटली, वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो आंसर इसका दिया हुआ है, सभी कारण हो सकते हैं 1 2 3 कि इसके चलते जो एक ऑर्डिनरी लाइटिंग बल्ब का जो है शॉर्ट लाइफ होता है। जैसे ऑर्डिनरी जो बल्ब होता है उसका शॉर्ट लाइफ जो है फिलामेंट वायर जो है यूनिफॉर्मली नहीं अगर वर्क करता है तब बल्ब जो है कैन नॉट बी इवोक्यूएटेड कम्प्लीटली। इवोक्यूएटेड मतलब जो है जिस चैम्बर में वो बल्ब का जो फिलामेंट वगैरह होता है उसके अंतर्गत वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अगर वो प्रॉपरली इवोक्यूएशन नहीं होगा तो भी ये प्रॉब्लम होता है। और वायर्स जो सपोर्ट करते हैं फिलामेंट को वो हाई टेम्परेचर पर अगर मेल्ट हो जाए तब भी जो है बल्ब की शॉर्ट लाइफ हो जाती है। टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ लाइटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली, टेम्परेचर जो है हमारा यहाँ पे 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है जो फिलामेंट का टेम्परेचर होता है। लाइटनिंग कैन बी इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। जो लाइटनिंग वगैरह होती है तो उसके द्वारा जो है हमारे जो है पेड़ वगैरह जल जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना ज़्यादा उसमें होता है। न्यूक्लियर एनर्जी तो होता ही नहीं है और लाइटनिंग से हमारे केमिकल एनर्जी भी नहीं आता है, हीट एनर्जी भी नहीं आता है। बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी भले हीट में कन्वर्ट हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है ट्री हमारे जो है सूख जाते हैं, जल जाते हैं। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट्स बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेज इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। ये हमारा सही है क्योंकि जब हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए जो है लाइटनिंग कंडक्टर जो है छतों पर लगाया जाता है जो कि एक लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में भी कार्य करता है। जो लाइटनिंग अगर आती है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर दूसरा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टेड टू द ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर। और ये जो है हम जो लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं उसके बाद उसको क्या है कि सीधे जाकर के ज़मीन में हम ऐड कर देते हैं अर्थिंग के रूप में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो आएगा लाइटनिंग के थ्रू वो सीधे जो है ज़मीन पर चला जाता है, हमारा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं करता है। तो ए भी सही है और रीजनिंग भी सही है और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन यहाँ पे करता है। फिर इन 3 पिन इलेक्ट्रिक प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू द, जो लॉन्गेस्ट पिन जैसे हमारा जैसे हम पिन यूज करते हैं 3 टाइप के जो है पिन होते हैं। जब हमारा बड़ा सॉकेट होता है तो 3 पिन यूज होता है। सबसे बड़ा वाला ऊपर का पिन होता है तो वो जो है ग्राउंड टर्मिनल के जो होल होते हैं उस पर कनेक्ट किया जाता है। 3 पिन प्लग के अंतर्गत जो है 3 इंड्स नेमली एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थिंग होता है। तो अर्थ पिन जो होता है वो प्लग जो होता है सबसे लंबा होता है और जो है कंपेरेटिवली जो लाइन और न्यूट्रल प्लग के जो अर्थिंग प्लग को ही हम जो है ग्राउंड टर्मिनल बोलते हैं। इसके मतलब जो है अर्थ पिन जो है फर्स्ट जो है कनेक्ट किया जाता है और लास्ट जो कनेक्टेड होता है फॉर द सेफ्टी एंड लास्ट टू कनेक्ट फॉर द सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव एंड इजी पाथ फॉर द लीकेज और द फॉल्ट करंट फ्लो। अगर किसी कारण से करंट में लीकेज और फॉल्ट फ्लो है तो उसको जो डैमेज से बचाने के लिए और करंट न लगे इसके लिए जो है अर्थिंग को हम पहले कनेक्ट करते हैं और सबसे बाद में भी ये जब निकालते भी हैं सॉकेट को तो सबसे बाद में निकलता है ऑप्शन। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लीजिए कि सबसे जो लंबा हमारा जो पिन के अंतर्गत जो होल होता है वो ग्राउंड टर्मिनल या अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक अपैरेटस अर्थ इज यूज्ड, अर्थ क्यों यूज किया जाता है फॉर दी सेफ्टी पर्पज। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन 2 प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स इफ दे आर हैविंग द सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ओम्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इफ़ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वोल्टेज का डिफरेंसेस है अक्रॉस द रजिस्टर तब जाके करंट का फ्लो होता है। और करंट का फ्लो इन द सर्किट इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो सर्किट के अंतर्गत जो पॉइंट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस होता है तब उसके बीच में करंट का फ्लो। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। तो कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, तो फ्यूज का यूज किया जाता है। अब जो है MCB भी यूज होते हैं, मेजर सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। पहले फ्यूज का भी यूज किया जाता था, अभी भी जगह जहाँ पर हैवी करंट वगैरह फ्लो होता है डायरेक्टली फ्यूज का यूज किया जाता है एज ए सेफ्टी डिवाइस जो कि कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ द सर्किट। सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है थिन वायर के साथ, बहुत ही थिन वायर लो मेल्टिंग पॉइंट
पॉइंट मेटल स्ट्रिप यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि जहाँ अगर हाई करंट फ्लो वगैरह होने लगे, सडनली अगर करंट में डिस्टर्बेंस होता है तो ये जो है शॉर्ट सर्किट के रूप में जो है डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, वियर आउट हो जाता है और हमारा जो है सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए सेफ्टी पर्पज से फ्यूज का यूज। अ फ्यूज इज यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज ए सेफ्टी डिवाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट। फ्यूज के रूप में क्या चीज़ें यहाँ पे करेक्ट है? तो इट इज़ कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद द मेन स्विच। पैरेलल हमने अभी पहले डिस्कशन में समझा कि सीरीज में कनेक्टेड होता है। फिर इट इज़ मेड मेनली फ्रॉम द सिल्वर एलॉय, मेनली सिल्वर एलॉय से नहीं, लो मेल्टिंग का कोई भी अगर होगा हमारा टीन वगैरह भी होता है तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं। इट हैज मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई भी मेटल इक्विपमेंट है तो उसको हम यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। इट मस्ट बी वेरी हाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा सी। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज यहाँ पे क्या है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्यूज उसी प्रिंसिपल पे कार्य करता है। फ्यूज वायर इज करेक्टराइज क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज पीस जो होता है वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हेन हाई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इट गेट हीटेड एंड मेल्ट, और इसी को हम बोलते हैं कि फ्यूज का उड़ जाना। फ्यूज वायर यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। ये कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए फ्यूज वायर का। फिर एसर्शन रीजनिंग दिया है, जनरली एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन यूज्ड फॉर द मटेरियल ऑफ द फ्यूज वायर। ठीक है, ये पहला हमारा सही हो गया कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है टीन और फ्यूज का, इसलिए हम जो है मेटल का, इसलिए हम एज ए फ्यूज यूज करते हैं। एलॉय ऑफ लीड एंड टीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये दोनों के मेल्टिंग पॉइंट जो है टीन और लीड के वो कम होते हैं कंपेरेटिवली कॉपर और एल्यूमिनियम के। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 600 के आसपास होता है और कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं टीन और लेड का जो है वो टेम्परेचर जो है 200-300 के आसपास ही होता है। इन ए शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए टाइम सर्किट, तो यहाँ पे इंक्रीज वेरी हाई। शॉर्ट सर्किट के समय जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और उसी के चलते हीटअप होकर के हमारा फ्यूज उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ ए हेलोजन लैम्प इज एन एलॉय। तो फिलामेंट में जो हेलोजन लैम्प में जो है फिलामेंट यूज करता है वो एक एलॉय होता है किस चीज़ का? तो आंसर है टंगस्टन और सोडियम के एलॉय को जो है हेलोजन लैम्प में एज ए जो है यूज करते हैं हम फिलामेंट के रूप। फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प इज एन एलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम, क्योंकि जो है प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द फिलामेंट इट प्रोड्यूसेस येलो लाइट। सोडियम के प्रेजेंस होने की वजह से जो है येलो लाइट हमको दिखता है हेलोजन में, और उसमें जो है टंगस्टन को ऐड कर देते हैं तो एलॉय क्या होता है? टंगस्टन का और सोडियम का हमारा एलॉय है। द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर्स राइजेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू इट। ठीक है, वो तो हमारा जो है फ्यूज वायर का भी अगर हमने कंसेप्ट समझा था कि जो है मेटल वायर्स वगैरह होता है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो वो हीटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक को पास होने देता है लेकिन उस करंट के पास होने की वजह से वो हीटअप हो जाता है। कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स विथ ईच अदर रिलीज हीट एनर्जी। तो ये जो है आर जो है वो हमारा फॉल्स दिया हुआ है और ए जो है करेक्ट दिया हुआ है, आंसर सी है। एक्सप्लेनेशन में समझा जाए तो करंट जब पास होता है किसी कंडक्टिंग मेटल के रूप में तो वायर के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं विथ एटम्स ऑफ द कंडक्टर। इस प्रोसेस में दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एटम्स ऑफ द कंडक्टर एंड देयर फॉर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। यहाँ पे जो है ये कंडक्टर के मतलब जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीजन बताया जा रहा है। तो एसर्शन जो है हमारा सही है, और जो कोलिजन ऑफ द मेटल जो बता रहा है कि मेटल के कोलिजन ऑफ द एटम्स की वजह से जो है रिलीज करता है हीट एनर्जी, ये गलत है। हमारा जो हीट जो है जनरेट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये हमारा सही आंसर है। फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली तो जो डोमेस्टिक में जो मतलब हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं तो वो पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे करते हैं। जैसे हमने इसके पहले सीरीज वाला जो समझा था, यहाँ पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग बेसिकली पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि ईच ब्रांच रिसीव इक्वल करंट और इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब इक्वल करंट जो है रिसीव करते हैं, रेजिस्टेंस इज मिनिमम यहाँ पे होता है। इन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इफ़ वन ऑफ द बल्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट दैट इज वन ऑफ द ब्रांचेस इन द सर्किट इज ब्रोकन द इलेक्ट्रिक करंट विल स्टिल फ्लो इन टू द अदर ब्रांचेस द अदर बल्ब विल बी कंटिन्यू टू ग्लो। तो यही चीज़ है कि अगर पैरेलल में कनेक्शन करते हैं जैसे कि हम, तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, चाहे इससे कनेक्शन डिसरप्ट हो गया तो बाकी बल्ब चाहे फैन वगैरह पे हमारा कनेक्शन जो है चलता रहता है, डिसरप्शन नहीं होता है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है हमारा पैरेलल कनेक्शन जो है दिया जाता है। अ वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज, जो ब्लैक इंसुलेशन इलेक्ट्रिक सप्लाई में दिया जाता है वो न्यूट्रल वायर को दिया जाता है। ब्लैक का मतलब हुआ है, अगर कोडिंग दिया जाए तो ब्लैक वायर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल वायर। तो इलेक्ट्रिक पावर लाइन रिच मतलब हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिक वायर आता है उसमें 3 कलर के वायर होते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थिंग वायर होता है। और कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए जो है कलर कोडिंग जो दिया जाता है फॉर द इंसुलेटिंग ऑफ दिस वायर, एक दूसरे से इंसुलेशन करने के लिए।
रेड वायर जो है वो लाइव वायर जो है वो रेड कलर का होता है, ब्लैक वायर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो है ईच वायर इज गिवन ग्रीन प्लास्टिक इंसुलेशन, और ग्रीन प्लास्टिक इंसुलेशन उनको दिया जाता है। तो रेड वायर जो है लाइव वायर, ब्लैक वायर जो है हमारा न्यूट्रल होता है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी का जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होता है? 10⁴ ओम होता है। तो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है ड्राई कंडीशन में वो रेंज होता है 10⁴ ओम्स होता है, और मे बी हाई एज है 10⁵ भी जा सकता है और मोर। वेट और ब्रोकन स्किन अगर है हमारा तो वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस हमारा जो है ड्रॉप कर जाता है, और वो एक मतलब जो है 1000 ओम की बात की जाए यहाँ पे जो है तो उससे भी कम हो जाता है। इसीलिए जब हमारा बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जैसे हमारा कट टूट जाता है कभी भी स्किन जो है बॉडी, तो हमको करंट जो है ज़्यादा लगता है। उसका रीज़न यही है कि हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। फुल फॉर्म ऑफ CFL जो बल्ब वगैरह यूज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, और ये जो है लेस देन 70% जो है पावर कम कंज्यूम करता है। जो हमारा इनकैंडेसेंट लाइट जो यूज़ करते थे हम पहले, उसके कंपेरेटिवली 75% लेस जो है पावर कंजम्पशन करता है। फिर LED जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। LED जो है लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट एमिटिंग डायोड LED जो है लैम्प ऑफर लॉन्गर सर्विस लाइफ एज कम्पेयर टू द कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये हमारा सही है। हम जैसे कि पहले इनकैंडेसेंट लाइट वगैरह होता था, फिर CFL आया, फिर उससे एडवांस जो है हमारा LED लाइट वगैरह आने लगा है। इसका लाइफ हमारा जो है ज़्यादा होता है LED लाइट का, और पावर खपत भी जो है CFL से कम करता है। लाइट एमिटिंग डायोड जो है आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द CFL। ये भी बात सही है कि हमारा एनर्जी खपत कम होता है, लाइफ भी ज़्यादा होता है, तो दोनों सही है हमारा, और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CFL और LED लैम्प के बीच में डिफरेंस क्या है? दे प्रोड्यूसेस लाइट, दोनों जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंस पूछ रहा है लेकिन दोनों लाइट प्रोड्यूस करते हैं। CFL यूजेस मरकरी वेपर, हाँ CFL के अंदर जो है मरकरी वेपर यूज किया जाता है, और जो है एंड फास्फोरस वाइल LED लैम्प यूजेस सेमी कंडक्टर मटेरियल जो है यूज किया जाता है CFL LED के अंतर्गत। LED के अंदर सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है, और CFL के अंतर्गत जो है मरकरी वेपर और फास्फोरस का यूज किया जाता है। फिर जो है एवरेज लाइफ स्पान जो है CFL का मच मोर ज़्यादा होता है LED लैम्प का, तो ये हमारा आंसर गलत है दूसरा, क्योंकि इसके पहले भी हमने समझा था। तो हमारा जो है CFL का लाइफ से ज़्यादा हमारा LED की लाइफ होता है। तो दूसरा अगर हम अपना कट करते हैं तो ये दो तो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। द CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू द LED लैम्प, तो ये हमारा सही है। तीसरा हमारा सही हो जाता है, तो तीसरा ये ऑप्शन हमारा बचता है, तो यही हमारा आंसर। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द स्ट्रीट लाइट हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम द LED लाइट? अगर स्ट्रीट लाइट में हम सोडियम लैम्प लगाते हैं तो LED लाइट से किस तरीके से ये डिफरेंस है? तो सोडियम लैम्प जो है प्रोड्यूस करता है लाइट इन 360 डिग्री, तीनों मतलब चारों तरफ जो है सोडियम लाइट लैम्प का जो है इल्यूमिनेशन जो है हमको दिखता है, जबकि LED का जो है वो हमको 360 डिग्री नहीं दिखता है। फिर पूछ रहा है कि एक एज ए स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पान कंपेयर देन LED लैम्प। फिर स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल LED लैम्प ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन द स्ट्रीट लाइटिंग। तो LED के पास तो हमारे पास कलर एडवांटेज होता ही है, और यहाँ पर सोडियम लैम्प जो होता है वो सिंपल एक कलर हमको देता है लाइटनिंग में। और ये भी जो है पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। आंसर जो दिया हुआ है 1 और 3 जो है करेक्ट। नेक्स्ट है, वाट गैसेस आर फिल्ड इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब? फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंतर्गत कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो मरकरी और नियॉन गैस का यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंट लैम्प जो है उसको लो प्रेशर के अंतर्गत जो है मरकरी और नोबल गैस जैसे कि आर्गन, नियॉन, जिनॉन और क्रिप्टॉन जो है फिलअप किया जाता है। इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोरेसेंट ट्यूब इज प्रिफर्ड बिकॉज, फ्लोरेसेंट ट्यूब को क्यों प्रीफर किया जाता है CFL के रूप में इलेक्ट्रिक बल्ब में कंपेरिजन किया जाता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है D, नन ऑफ द इज। अब इसका बाकी आंसर हम समझते हैं। इट हैज़ ए ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सरफेस टू रेडिएट एमिट द लाइट। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपेरिजन में फ्लोरेसेंट लैम्प को देखा जाए तो ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सरफेस होता है जो कि रेडिएट करता है लाइट। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन द ट्यूब, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। तो ट्यूब में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये तो सही है। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब में भी वही चीज़ें होती हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट में कन्वर्ट होता है, तो कंपेरिजन में तो ये नलीफाई हो गया। और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन जो है वो दोनों पे पड़ता है, और जो है ग्रेट एक्सटर्नल आउटर सरफेस जो होता है, हमारा जो पुराना बल्ब हुआ करता था उसका जो है ग्रेट आउटर जो है सरफेस हुआ करता था कंपेयर देन फ्लोरेसेंट लैम्प का, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर हो गया हमारा D। हाउ डज द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब? वाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो बाई द ऑसिलेशन ऑफ द मोलिकुल्स के ऑसिलेशन की वजह से जो है ट्यूब के अंतर्गत जो है वाइट लाइट प्रोड्यूस किया जाता है।
विच इज़ द गैस इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस को फिलअप किया जाता है। तो इसमें जो है कोई न्यूट्रल गैस को, जो चाहे नोबल गैस को जो है इसमें फिलअप किया जाता है ताकि रिएक्शन न करे हाई टेम्परेचर पे। तो ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है एडिसन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। एज ए क्वाइल फिलामेंट उन्होंने टंगस्टन मेटल का जो है यूज़ किया था, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमने पहले भी समझा। और हाई मेल्टिंग पॉइंट में ऑक्सीडेशन ना हो जाए इसके लिए नाइट्रोजन या आर्गन गैस जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ दी अबव हमारा। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद द चोक, जैसे हमारा जो ट्यूबलाइट वगैरह हुआ करता था उसके अंदर चोक यूज किया जाता था। तो चोक के कॉइल का क्या यूज है, तो स्टेप अप लाइन वोल्टेज, तो वोल्टेज वगैरह के फ्लक्चुएशन वगैरह होता था तो वोल्टेज को इन्हेंस करता था, स्टेप अप करता था। तो चोक का यूज जो है स्टेप अप लाइन वोल्टेज। विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हमारा यहाँ पर हो जाता है वोल्टेज। तो आंसर दिया हुआ है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्या होता है, सॉरी वोल्टेज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो है इसके अंतर्गत जो है केवल डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड होता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी होता है अमाउंट ऑफ वर्क नीड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आंसर हुआ हमारा ए। इफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए और करंट फ्लो को भी बढ़ा दिया जाए कितना, ट्वाइस, देन इलेक्ट्रिक पावर पे क्या असर पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे आंसर दिया है क्या कि पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। वोल्टेज और करंट को अगर ट्वाइस कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारा जो है पावर 4 गुना हो जाता है। फिर टू वायर्स हैविंग दियर लेंथ डायमीटर एंड रेजिस्टिविटी क्या है कि 1:2 के रेशियो में है। दो वायर जो है उनका लेंथ डायमीटर और रेजिस्टिविटी जो है वो 1:2 के रेशियो में है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर इज 10 ओम, तो रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर जो मतलब मोटा वायर है, पतला वायर है उसका 10 ओम अगर रेजिस्टेंस है, तो जो मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1:2 के रेशियो में जो है उसका डायमीटर वगैरह है। तो यहाँ पर जो है 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम ही रहेगा। क्यों, वी नो दैट जो है यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है रेजिस्टेंस का उसके अकॉर्डिंगली जो है द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट वायर रिस्पेक्टिवली, देन ये जो है कैलकुलेशन हमको अगर समझा जाएगा तो आंसर हमारा आएगा सेम। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज आर चार्ज, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज आर चार्ज टू वोल्टेज ईच। इफ n such drops coincide to form single large drop, its potential will be, तो n to the power 2/3 वोल्टेज यहाँ पे आएगा। चूँकि ये कि है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब तक इसको आदमी समझेगा नहीं तो इसको नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इस टाइप के हर क्वेश्चन हमको बन ही जाए। कंसिडर अ टाइट वाउंड 1000 टर्न कॉइल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बस हम यहाँ पे आंसर को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो 6 यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है A 6.28 इंटू द 10⁻⁻⁴ t। यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग के रूप में, ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर द स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। ठीक है, ये तो सही होता है। ट्रांसफार्मर का जो फंक्शन ही होता है कि वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के लिए। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज्ड इन द DC सर्किट, ट्रांसफार्मर एज ए डिवाइस जो है वो AC सर्किट में यूज किया जाता है। तो ये जो है हमारा सही है और आर जो है वो हमारा फाल्स। समझा जाए तो ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को बिटवीन 2 और मोर इंटरकनेक्टेड सर्किट के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन के रूप में कार्य करता है। ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। ट्रांसफार्मर कैन ओनली फंक्शन विद अल्टरनेटिव करंट, केवल AC करंट के साथ जो है ट्रांसफार्मर वर्क करता है, DC के साथ वर्क नहीं करता। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर दी स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप देख लीजिए क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज्ड, फिर इसका आंसर है स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज। अ मोबाइल फ़ोन चार्जर, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS प्रीलिम्स 2017 में कि अ मोबाइल फ़ोन चार्जर ये क्या चीज़ है। ऑप्शन है एक इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है, UPS के रूप में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। UPS होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS होता है। तो इसका क्या होगा कि देखिए जैसे कि हमारा मेन वोल्टेज जो होता है घरों में 220 वोल्टेज होता है। अब हमारा जो है जो चार्जर होता है वो 9 वोल्ट 12 वोल्ट का चार्जर होता है। तो मोबाइल को चार्ज करने से पहले जो 220 वोल्टेज है उसको डाउन करके 9 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में लाना है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में जो है हमारा मोबाइल चार्जर यहाँ पे कार्य करता है। फिर जो है सम पेयर ऑफ डिवाइस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक
जो है कन्वर्जन करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, ये हमारा जो है गलत आंसर है। डीजल इंजन क्या करता है, लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा जो है गलत आंसर है। और जो है सोलर सेल जो होता है केमिकल टू मैकेनिकल, सोलर सेल जो होता है केमिकल टू मैकेनिकल, ये केमिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं करता, ये गलत आंसर है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये है हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमने पहले डिस्कशन किया था कि जैसे मोटर जो है इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है, बाद में पंप के थ्रू जो है हमारा कार्य कराता है, तो इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ये हमारा आंसर 2 जो है सही आंसर हो जाता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, जैसे स्टीम वगैरह के अंदर जो काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी होता है उसके थ्रू जो है टरबाइन रोटेट होता है और बिजली प्रोड्यूस होता है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन हमारा जो है ए होगा, 1 और 2। फिर एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, एसी करंट जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, चोक कॉइल, डायनेमो, ट्रांसफार्मर और नन ऑफ द अबव। तो डायनेमो के द्वारा जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। ट्रांसफार्मर तो जस्ट जो है हमारा जो वोल्टेज को एसी के जो वोल्टेज को अप स्टेप और डाउन स्टेप करता है, चोक कॉइल भी वही कार्य करता है, तो इसलिए हमारा डायनेमो यहाँ पे सही आंसर है। और डायनेमो जो है हमने जैसा कि पहले भी समझा था कि हमारा जो है डायनेमो का बेसिक फंक्शन जो है करंट, एसी करंट प्रोड्यूस करने में ही होता है। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझा जाए अगर तो एसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है डायनेमो के द्वारा, जिसको हम एसी डायनेमो या अल्टरनेटर बोलते हैं। फिर से एक बोलता हूँ, एसी करंट जो प्रोड्यूस किया जाता है डायनेमो के द्वारा उसको अल्टरनेटर या एसी डायनेमो बोलते हैं। डीसी में वही चीज़ जब होता है तो हम उसको कम्यूटेटर बोलते हैं या डीसी डायनेमो बोलते हैं। और यहाँ पर देखा जाए जो करंट प्रोड्यूस जो है सिंपल डायनेमो के द्वारा जो है वो एसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज विथ ईच हाफ टर्न ऑफ द कॉइल के। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड द डीसी जनरेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आंसर दिया हुआ है बी कि एसी जनरेटर जो है स्लिप रिंग होता है एसी जनरेटर में, जबकि डीसी जनरेटर में जो होता है वो कम्यूटेटर होता है। फिर अल्टरनेटिव करंट एसी जो है इज़ नॉट प्रिफरेबल, वो प्रीफर क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि टू चार्ज स्टोरेज बैटरी जो है स्टोरेज बैटरी ग्रुप में जो है ये चार्ज जो है ज़्यादा खपत करता है। अगर इसको समझा जाए तो जैसे कि हमारा घर के अंदर कोई बैटरी यूज करते हैं, बैटरी से पहले हमारा एक इन्वर्टर लगता है। हम जैसे हमारे घरों में कनेक्शन होता है एसी करंट का, एसी करंट से बैटरी को चार्ज करना है तो हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि एसी जो है इन्वर्टर में आता है, एसी जो है, और ये इन्वर्टर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी के थ्रू जो है बैटरी चार्ज होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट जो है बैटरी को, जो स्टोरेज बैटरी होती है उसको चार्ज करने में यूज नहीं किया जाता है। और ये बैटरी के अंतर्गत कौन सा पावर होता है, हमारा डीसी पावर होता है। फिर डीसी पावर हम डायरेक्ट घरों में यूज नहीं करते हैं, तो फिर ये डीसी पावर जब बैटरी का लोड लेते हैं तो इन्वर्टर जो है इस डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर एसी को जो है हमारे घरों में यूज किया जाता है। इन द सेंस इन्वर्टर यहाँ पे जो है रेक्टिफायर है ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर द कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट टू द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, यहाँ पर जो है रेक्टिफायर होता है। आंसर हमारा रेक्टिफायर यहाँ जो हमारा, फिर से एक बता रहा हूँ कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो रेक्टिफायर ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है क्या, रेक्टिफायर। इन्वर्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में जो है डायरेक्ट करंट डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। फिर से समझिए, रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो सप्लाई करता है अल्टरनेटिव करंट चाहे इलेक्ट्रिक पावर जो है पावर ग्रिड से जो है हाउस होल्ड को करके, और यूज करता है डिफरेंट वोल्टेज के अप एंड डाउन को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। ये ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि यूज करता है विद द एड ऑफ एंटीना प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, रेडियो वेव्स जो है जनरेट करता है, और प्राइमरली इसका यूज रेडियो, टेलीविजन और अदर कम्युनिकेशन टूल में यूज किया जाता है। ट्रांसमीटर का यूज जो है हम कम्युनिकेशन में करते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज हम करते हैं कि एसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट होता है उसके वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के लिए। इन्वर्टर का यूज करते हैं डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए अल्टरनेटिव करंट में, और रेक्टिफायर को जो हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि अल्टरनेटिव करंट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, तो एसी को जो हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर में कैलकुलेट करती हैं। तो हमने देखा कि यूनिट जो है हमारा बिजली का यूनिट जो है वो किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर हमारा एक यूनिट होता है, तो ये हमारा सही हो गया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कार्य करता है, तो ये हमारा गलत हो गया रीजन, और आंसर हो जाएगा हमारा सी। समझा जाए तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए इंडिया में वो फिक्स किया गया है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए पावर ग्रिड के द्वारा।
इन देयर इफ मतलब अगर इसमें जो है 0.5 हर्ट्ज का जो है अप डाउन जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अलावा जो है इफ़ इट इंक्रीज और डिक्रीज मोर देन दैट लिमिट द ग्रिड गेट्स फेल, इसके ऊपर नीचे अगर होगा तो हमारा ग्रिड जो है वो फेल हो जाता है और जो है हमारा पावर कंजम्पशन किलोवाट आवर में दिखाया जाता है। फिर जो है क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और 2 आर्गुमेंट के रूप में दिया हुआ है कि एक स्टेटमेंट 1 है कि शुड ऑल डीजल इंजन बी रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक इंजन इन ए ट्रेन, ये एक और आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट 1 है। इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या दिया हुआ है, यस डीजल इंजन कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, ये बात सही है, डीजल इंजन जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नो इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इवन द डोमेस्टिक नीड, ये भी बात सही है कि इतना प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है कि हम जो है डोमेस्टिक में सप्लाई कर पाएँ। तो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर डी दिया हुआ कि ओनली वन जो है आर्गुमेंट जो है स्ट्रॉन्ग दिखता है कि डीजल इंजन जो है उसके चलते पॉल्यूशन होता है, इसलिए हमको जो है डीजल इंजन से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक इंजन में आ जाना चाहिए। ये 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कंजम्पशन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब किस सेक्टर में जो है पावर का कंजम्पशन मतलब नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाता है। तो जैसे दिया है कि टेलीविजन, फैन, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और इलेक्ट्रिक केटल, तो मतलब किस तरीके से जो है घटते मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मतलब बढ़ते क्रम में जो है पावर कंजम्पशन हमको दिखेगा। आंसर दिया हुआ है सी, तो फैन से ज़्यादा हमारा टेलीविजन पे पावर कंजम्पशन होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस हमारा जो है उससे ज़्यादा पावर कंजम्पशन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक केटल जो है वो उसके बाद सबसे पावर ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या कारण है, वो किस लिए होता है। तो करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर, तो मतलब कोर के इनसाइड में करंट जो है सर्कुलेट होता है, इसके चलते जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। एक्सप्लेनेशन को अगर यहाँ पे समझा जाए तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा ये बिलीव किया जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसलिए जनरेट होता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टिव मटेरियल में जो है इसके कोर में जो है वो क्रिएट होता है। क्रिएट क्यों होता है, कन्वेंशनल करंट के द्वारा जो है हीट स्केप होता है इसके कोर में और उसके चलते इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट होता है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हमारे जो है इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है, तो उसका इलेक्ट्रिक सोर्स कहाँ पे होता है, तो उसका होता है उसमें बहुत सारे सोलर सेल्स वगैरह लगे रहते हैं और जो सन से एनर्जी लेकर के जो है वो अपने आप को पावर। एक्सप्लेनेशन अगर समझा जाए तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पास जो है फोटोवोल्टिक सेल जो है बहुत सारे लगे रहते हैं, वो सन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द फोटोवोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से। और जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो होता है वो क्रिएशन ऑफ द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन मटेरियल अपॉन एक्सपोजर ऑफ द लाइट, लाइट में एक्सपोजर होने की वजह से जो है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा। एसर्शन है कि स्पेस बेस्ड जो सोलर पावर होते हैं SBSP, इट इज़ सजेस्टेड टू मेड अ नेशनल गोल, ये नेशनल गोल होना चाहिए कि स्पेस बेस्ड सोलर पावर हो। फिर जो है सप्लाई ऑफ SBSP इज 99% अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द ईयर बिसाइड्स द इनॉर्मिटी ऑफ द एनर्जी अवेलेबिलिटी, तो ये जो है हमारा आंसर जो है दोनों सही है और जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमको देता है। कंसेप्ट इसका ये है कि जैसे हम अभी फोटोवोल्टिक सेल अगर ज़मीन पे धरती पे हमारे यूज करते हैं तो जब तक सन का रेडिएशन रहता है तब तक ही वो पावर जनरेट करता है। अगर हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च करते हैं उस पर स्पेस में जो है सोलर का पावर लिया जाए, यहाँ पे स्पेस में हमको सोलर का पावर 24 आवर्स मिलता है, तो जो सोलर पावर मिलेगा तो उसको 24 आवर अगर हम कैप्चर कर सकते हैं और विदाउट अनइंटरप्टेड, तो वो हम उसको एनर्जी को स्टोर करके जो है ग्रिड के थ्रू कनेक्ट करके हमेशा सप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। तो ये बात सही है कि वो कंटिन्यूसली हम उसको जो है मतलब सेटेलाइट पे जो है सोलर एनर्जी को कैप्चर करके पावर जनरेट करें और बाद में उस एनर्जी को जो है अर्थ सरफेस पे थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में 2.4 गीगाहर्ट्ज के मतलब डेडिकेटेड स्टेशन पे जो है ट्रांसमिट करेंगे और उसको जो है हम हमेशा के लिए यूज करेंगे। ऐसा जो है फॉर्मल प्रेसिडेंट जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने ऐसा सजेशन दिया था कि स्पेस बेस्ड सोलर पावर शुड बी नेशनल गोल हमारा होना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंगली UPPCS 2010 में ये क्वेश्चन पूछा। फिर जो है विथ रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी फॉर द सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन इसका ये है कि फोटोवोल्टिक जो टेक्नोलॉजी होता है वो जो है जनरेट करता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द लाइट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, वो तो फोटोवोल्टिक जो है सन के लाइट को जो है बिजली में कन्वर्ट करता है, ये हमारा सही है। जबकि सोलर थर्मल जो है वो टेक्नोलॉजी जो यूज करता है सन के रेडिएशन का यूज करके हीटअप करता है, जनरेट करता है हीटअप और बाद में उस हीटअप से जैसे पानी वगैरह हीटअप करके उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो ये आंसर हमारा सही है। फोटोवोल्टिक जनरेट करता है AC करंट और सोलर थर्मल जो है वो DC करंट जनरेट करता है, ये हमारा गलत आंसर है। और इंडिया के पास जो है मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है, जबकि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी नहीं, ये भी हमारा गलत है कि हमारे पास फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन भी इसका अगर देखा जाए तो फोटोवोल्टिक जो है टेक्नोलॉजी उसको हम रिफ़र कर सकते हैं कि इसमें जो है कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी को हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में जो है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है कन्वर्ट किया जाता है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करके।
इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक, जिसको हम सोलर सेल भी बोला जाता है, इसके द्वारा जो है डायरेक्ट सनलाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है सोलर एनर्जी का यूज़ करके पहले जो है हीट जनरेट किया जाता है, हीट को फिर बाद में जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस हो जाता है हमारा। जो ये थर्मल, जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, वो 3 स्टेज प्रोसेस है, और सोलर वोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है हमारा 2 स्टेज प्रोसेस। मार्च 2013 तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये बोला गया है कि 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल्स के थ्रू जनरेट किया जा रहा है। दिस क्लेरिफाइज दैट इंडिया हैज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। और अब जो है ये मैक्सिमम जो है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी हमारा प्रोमिनेंट है। रेफरेंस के रूप में देखा जाए तो सोलर वाटर पंप जो होता है उसके संबंधित ये क्या जो है ऑब्जेक्टिव में समझा जाए तो सोलर वाटर पंप क्या है, तो सोलर वाटर पंप कैन यूज बाई द रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप। मतलब इसका ये बोलने का ये मतलब है कि जो सोलर पंप होते हैं, सोलर वाटर पंप, वो जो है सरफेस वाले जो मोटर होते हैं उसी को ऑपरेट करने में किया जा सकता है। जो सबमर्सिबल पंप होते हैं, जो पानी के नीचे डूब करके जो है ऑपरेट होने वाले पंप, उसमें यूज नहीं किया जाए। ये हमारा ऑप्शन गलत है। और दूसरा, सोलर पावर जो है उसका यूज किया जा सकता है केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप को रन करने में। पिस्टन वाले जो है पंप होते हैं उसको रन करने में यूज नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि सोलर एज ए नॉर्मल आप एनर्जी समझिए, नॉर्मल एनर्जी के रूप में जो हम यूज करते हैं, जो सेम उसी टाइप का जो है सोलर पावर जो है उसका भी यूज हम कर सकते हैं एज ए नॉर्मल एनर्जी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द सोलर सेल। सोलर सेल में किसका यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल में। सोलर सेल को प्रोसेस करके जो है सिलिकॉन को जो है प्रोसेस करके सोलर सेल में बनाया जाता है, और बहुत सारे सोलर सेल्स को जो है प्रोसेसिंग करके सोलर मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। जो हमारे छतों पे जो है आजकल के डेट में सोलर पैनल लगते हैं, वो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, और ये सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं सोलर सेल से, और ये सोलर सेल बनते हैं सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोवोल्टिक सेल ये क्या होता है, तो ये है सोलर सेल होता है। और ये सोलर सेल हमने समझा कि किस तरीके से जो है सिलिकॉन को प्रोसेस करके सोलर सेल बनाया जाता है, और मल्टीपल सोलर सेल से सोलर मॉड्यूल्स हमारे बनते हैं। ये फोटोवोल्टिक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारे जो है सोलर सिस्टम के थ्रू जो है फोटोवोल्टिक इफेक्ट का यूज करके पावर जनरेशन करने का। सिलिकॉन जो है इसमें वाइडली यूज एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल का रिलेशन किससे है, तो ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। फोटो मतलब जो होता है यहाँ पे कलर जो सन का जो रेडिएशन होता है वो, और यहाँ से जो है बिजली जनरेट होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल। आंसर होगा इसका बी। अब फोटोवोल्टिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटोवोल्टिक सेल क्या है कि लाइट एनर्जी, किसका लाइट एनर्जी, सन का लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सूटेबल फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन। डिजिटल एप्लीकेशन के लिए कौन सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है सबसे यूजफुल है, तो फोटो डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल मतलब वही सोलर सेल। नेट मीटरिंग ये न्यूज में है, इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। तो ये जो है बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन किया था। नेट मीटरिंग होता क्या है कि जैसे हम सोलर पैनल लगाते हैं अपने छतों पे, सोलर पैनल जो है हमारा ऑन ग्रिड पावर को जनरेट करता है। ये जो पावर जनरेट करता है हम उसको ग्रिड को सेल करते हैं और ग्रिड से दूसरा पावर लेते हैं। तो इसके बीच में जो गवर्नमेंट से कोई एक XYZ कोई पर्सन है, गवर्नमेंट से पावर परचेस करता है और अपने द्वारा, अपने सोलर पैनल के द्वारा जो है XYZ पर्सन जो पावर जनरेट करता है वो गवर्नमेंट को देता है। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को जो है नेट मीटरिंग के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने 100 यूनिट जो है गवर्नमेंट से परचेस किया और 80 यूनिट हमने जो है गवर्नमेंट को सेल किया अपने सोलर पैनल के माध्यम से, तो जो 20 यूनिट है वो एडजस्टमेंट होगा और वो रीडिंग जो आएगी हमारी नेट मीटरिंग के रूप में आती है। ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द इंस्टॉलेशन ऑफ द CNG किट इन द मोटर कार, ये गलत ऑप्शन है। द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर इन द अर्बन हाउस होल्ड्स, वाटर मीटर से रिलेटेड नहीं है ये, तो ये भी गलत ऑप्शन। बिलिंग मैकेनिज्म फॉर द सोलर एनर्जी बाय द कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे एड टू द ग्रिड, तो ग्रिड में हम जितना ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने ग्रिड में 80 यूनिट ऐड किया और 100 यूनिट परचेस किया, तो यही बिलिंग मैकेनिज्म जो है वो नेट मीटरिंग के थ्रू होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। द यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन द किचन हाउस होल्ड, ये भी हमारा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, ये स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स, तो जो सिलिकॉन वेफर होता है जो हम सिलिकॉन मॉड्यूल बोलते हैं, इसमें थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला ऑप्शन है। फिर जो है द सोलर पावर टैरिफ जो है इंडिया में डिटरमाइन किया जाता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो दोनों आंसर जो है इसमें गलत दिया हुआ है, नाइदर 1 और 2। IAS के एग्जाम प्रीलिम्स 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। समझते हैं
कि अभी लेटेस्ट डाटा अपडेट क्या किया गया है, तो सेमी के द्वारा जो है वर्ल्ड फैब फोरकास्ट रिपोर्ट के अंतर्गत चाइना जो है वर्ल्ड में ग्लोबल सिलिकॉन वेफर के फैब्रिकेशन में नंबर 1 पे है। ताइवान और साउथ कोरिया जो है सेकंड और थर्ड रैंक पर है रिस्पेक्टिवली। तो चाइना नंबर 1 पे, ताइवान सेकंड पे और साउथ कोरिया थर्ड नंबर पे है। इंडिया इज़ नॉट अमंग द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द सिलिकॉन वेफर इन द वर्ल्ड। तो सिलिकॉन वेफर जो है इसकी प्रोडक्शन में इंडिया जो है ग्लोबल लीडर नहीं, फिर इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा जो सोलर पावर टैरिफ जो है इंडिया में डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन के द्वारा एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन के द्वारा। ये डिपेंड करता है कि कंपिटिटिव बिडिंग होता है, उसके आधार पे जो है इसकी जो है मतलब जो है पावर प्राइसिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पावर ट्रेडिंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है, बट जो है पावर के टैरिफ को डिसाइड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 प्रीलिम्स IAS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स, इसके अंतर्गत जो है हाउ मनी वी आर कंसिडर एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसको जो है ऑप्शन डी ये सभी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के रूप में हम जानते हैं। इसमें बैटरी स्टोरेज इन द सेंस हम सोलर अगर पावर जनरेट भी करते हैं तो एक ऑन ग्रिड होता है और दूसरा एक ऑफ ग्रिड होता है। तो ऑफ ग्रिड जो पावर जनरेशन होगा वो बैटरी स्टोरेज के माध्यम से होता है। फिर बायोमास जनरेटर जो बायोमास एनर्जी का यूज करके हम पावर जनरेट करते हैं, फ्यूल सेल के रूप में यूज करते हैं, रूफ टॉप सोलर वोल्टिक होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स क्या होता है कि स्मॉल स्केल एनर्जी रिसोर्स जो कि यूजली जो है जिस साइट पे हमारा प्रोडक्शन होता है और वहीं पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज भी होता है। ये जो है रैपिड एक्सपांसन दिखा रहा है। ये मतलब जो है ग्लोबल चाहे इंडिया की बात की जाए तो पावर जनरेशन के मामले में मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन है, केवल इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में नहीं, उसके ट्रेड में, डिलीवरी में और कंजम्पशन में। जैसे कि हमारा जो है कंजम्पशन पहले जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है पावर जनरेट भी होता था और कंजम्पशन भी हमारे बास्केट में ज़्यादा था। अब जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे पावर के जनरेशन को भी और हमारे कंजम्पशन को भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स का एग्जांपल देखा जाए, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स क्या है कि जिस साइट पर ये जो है प्रोड्यूस होता है उसी साइट पर ये कंज्यूम होता है। तो रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट ये भी हमारा उसी साइट पे जनरेट होता है और कंज्यूम होता है। विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर जिसके अंतर्गत जो है वेस्ट गैस वगैरह जो है फ्यूल विद द वेस्ट गैस और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं हम पावर जनरेशन के लिए। ओपन और क्लोज गैस टर्बाइंस, रेसिप्रोकेटिंग इंजन जैसे कि डीजल और ऑयल, हाइड्रो और मिनी हाइड्रो स्कीम्स, फ्यूल सेल, ये सब चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी जो यूज होता है उसके संबंधित क्या है, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकिल। तो हाउ मेनी अब यूजली मेकअप द बैटरी कैथोड। तो बैटरी का कैथोड बनाने के लिए कौन कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो ओनली 3 इसमें दिया हुआ है। प्रीलिम्स 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था। एक्सप्लेनेशन में अगर हम समझें इसको तो जो है मोस्ट बैटरी करंटली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज किए जाते हैं वो लिथियम बेस्ड होते हैं, लिथियम आयन बेस्ड बैटरी होता है विच है फोर मेन कंपोनेंट होते हैं। लिथियम आयन बैटरी में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, एनोड होता है, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर होता है। कैथोड जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं ये कंपोस्ट होता है लिथियम निकिल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड, LiNiMnCO2 होता है। लिथियम निकिल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, इसको हम NMC भी बोलते हैं। या लिथियम आयरन फॉस्फेट जो है इसकी कोटिंग की जाती है ऑन द एल्युमिनियम फॉइल। तो इस तरीके से जो है इट स्टोर लिथियम आयन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ये हमारा जो है मेटल हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या आया, लिथियम निकिल मैग्नीज आ गया। तो लिथियम निकिल और मैग्नीज ये 3 कंपोनेंट हमारे आ गए। तो इसमें हमारा जो है कैथोड के रूप में ये यूज हो गया। एनोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है यूजली कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्रेफाइट से विच स्टोर्स लिथियम आयन बिटवीन इट्स लेयर ड्यूरिंग द चार्जिंग कोटेड एंड कॉपर कॉइल। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड सिलिकॉन मिक्स्ड एनोड्स और हायर कैपेसिटी। फिर इलेक्ट्रोलाइटर और सेपरेटर के रूप में जो है लिक्विड लिथियम जो है सॉल्ट सॉल्यूशन में यूज किया जाता है जिसके चलते जो है आयन का मूवमेंट्स होता है, और सेपरेटर जो है वो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है एक सॉल्यूशन के रूप में जो है आयन के मूवमेंट को अलाउ करने के लिए यूज किया जाता है। सेपरेटर जो है वो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके आधार पर जो है 4 एलिमेंट जो एक्सक्यूशन में दिए हुए हैं, 3 जनरली जो है कैथोड में यूज किया जाता है, कोबाल्ट, लिथियम और निकिल, जो कि ग्रेफाइट हमारा एनोड के रूप में यूज किया जाता है, कैथोड में यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर हमारा क्वेश्चन था क्या कि लिथियम आयन बैटरी में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि कैथोड में किसका यूज किया जाता है। तो कैथोड में हमारा ग्रेफाइट को छोड़ करके कोबाल्ट, लिथियम और निकिल का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का एज ए एनोड हम यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द व्हीकल, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। ये IAS प्रीलिम्स 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा है।
हाउ मेनी वेब आर कंसिडर्ड एज ए अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। तो अल्टरनेटिव जो है पावर जो है ट्रेन व्हीकल के रूप में मतलब हम किसको बोल सकते हैं, तो अल्टरनेटिव का मतलब जो होता है कि जो ट्रेडिशनल हमारा जो सिस्टम था किसी चीज़ को ड्राइव करने का, उससे अगर अल्टरनेट कोई एनर्जी का सोर्स हम यूज करके उस कार्य को करते हैं तो हम उसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल जो है हमारा सिस्टम था उसके अल्टर हमारा फ्यूल बेस्ड फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये भी यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये भी जो है रिसेंट में अल्टरनेटिवली ही यूज हो रहा है, फ्यूल सेल और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो व्हीकल्स होते हैं वो भी जो है ये तीनों हाइब्रिड, ये तीनों जो है हमारा अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक टर्म्स है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। ये जो है एक्चुअली और अप्रोप्रिएटली जो है डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पंप स्टोरेज बेस्ड क्या होता है कि ये जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारा एरिया है, हाई एरिया, अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन, ठीक है। यहाँ से नदी का फ्लो आ रहा है, नदी का फ्लो आने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके चलते हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पे जनरेट करते हैं कि यहाँ से वाटरफॉल हो रहा है रिवर का, नदी का, लेक का, और यहाँ पर जो है ये टरबाइन को रोटेट करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए समर का सीजन आ गया, समर के सीजन में क्या होता है कि ये नदी के फ्लो का पानी जो है कम हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक रिजर्वायर बना करके पंप यहाँ पर पानी स्टोर करते हैं, फिर ये मोटर चला करके फिर से जो है पंप चला करके फिर पानी को इस अपर रिपेरियन में पहुंचाते हैं और यहाँ से फिर से वाटर का फ्लो करा करके पावर जनरेशन करते हैं। तो ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर जो है इसी बेसिस पे कार्य करता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। कैसे कि जब हमारा जो है जो एक्चुअल में जब रेनी सीजन होता है, सरप्लस वाटर होता है, तब तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करते ही हैं, लेकिन जब हमारा जो है लीन टाइम आता है उस समय के लिए हम ये रिजर्व में रखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फिर इसको रिसाइकल करके हम पावर जनरेट करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा यही हो। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया रैंक 4th इन द वर्ल्ड। ये सही है क्योंकि जो है चाइना, यूएसए और जर्मनी के बाद जो है इंडिया 4th रैंक पे आता है। द टोटल विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज़ 400 गीगावाट। ये एक फिगर है, इसको हम देखते हैं पहले। एमंग इंडियन स्टेट्स मैक्सिमम विंड पावर पोटेंशियल, जो कि गुजरात में है एट द 100 मीटर एबव ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर जाए तो ग्राउंड गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, नन ऑफ द एबव। इसमें हमको नॉट पूछा है, तो इसको अगर एक्सप्लेनेशन समझे तो 31 मार्च 2026 तक जो है टोटल विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की है 56.09 गीगावाट। यहाँ पर जो है 400 गीगावाट दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है और यही हमारा सही। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। और ऑन द बेसिस ऑफ विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया जो है 4th रैंक पे आता है। नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे जर्मनी और चौथे नंबर पे इंडिया है। और इंडियन स्टेट में अगर देखा जाए तो 100 मीटर से अगर ऊपर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अगर विंड पावर की है तो वो गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये नॉट करेक्ट पूछा है MPPCS 2022 में कि विंड पावर कैपेसिटी इन इंडिया है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज तो हुआ ही है, हमारे पर रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस दिया जा रहा है। फिर गुजरात हैज़ द अराउंड 22% ऑफ द टोटल विंड कैपेसिटी इन द कंट्री। तो गुजरात के पास 22% जो है टोटल विंड पावर कैपेसिटी है। तमिलनाडु's विंड पावर कैपेसिटी हैज़ अबाउट 24% ऑफ द कंट्रीज इन द ईयर 2021। अभी भी जो है तमिलनाडु जो है इंडिया का लीडिंग विंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश हैज़ द 3rd रैंक इन द कंट्री इन द विंड पावर कैपेसिटी। MP में पूछा है, तो इसको एक बार समझते हैं। एट प्रेजेंट जो है मध्य प्रदेश 7th रैंक पे आता है अपने कंट्री में स्टेट के रैंकिंग में विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। 2021 का डाटा ये बोलता है कि 7th रैंक पे आता है मध्य प्रदेश। और अदर 3 स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात हैज सरपास्ड तमिलनाडु इन द टोटल विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इन 2023। मतलब 2023 से पहले तमिलनाडु नंबर 1 पे हुआ करता था विंड एनर्जी में, अभी 2023 के बाद गुजरात जो है नंबर 1 पे आ गया है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। 31 मार्च 2026 का जो डाटा ये बोल रहा है कि इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी जो है वो 56 गीगावाट है। इसमें जो है गुजरात के पास 27.89% शेयर है, तमिलनाडु के पास 21.65% शेयर है टोटल हमारे विंड पावर के कैपेसिटी जो जनरेट की जाती है उसकी। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये वाला भी टॉपिक जो है यहाँ पे हमने